कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दर्श और उसके साथ 4-5 लड़के, जिनमें 2 लड़कियां भी थीं, ये सब क्रिस के साथ ही पढ़े थे। वो पहले मुंबई में ही रहता था, तो आज बहुत दिन बाद सारे दोस्त मिलने वाले थे, जो किसी न किसी वजह से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। सब आकर क्रिस के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। शालिनी ने लाकर अपने बनाए समोसे, चाय, पकौड़े सब रखे और मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए उन सबसे नमस्ते किया। ये मेरी वाइफ शालिनी, और शालिनी ये दर्श, ये समर और ये अतुल, ये महिमा। क्रिस ने सबका परिचय कराते हुए कहा। अच्छा जी, तो आज इतने दिनों बाद मिला ही दिया अपनी बीबी से, वरना मैं तो सोच रहा था तू हमें दर्शन भी नहीं कराने वाला भाभी जी के। समर ने हंसते हुए कहा। पायल नहीं आई? क्रिस ने पूछा। वो आ रही होगी यार, ट्रैफिक में फंस गई है, महिमा ने कहा। वो बातें कर रहे थे। शालिनी किसी को जानती भी नहीं थी ज़्यादा, तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था उन सबके बीच में। वो उठकर रूम में चली आई। पायल आ गई थी और वो बाकी सबके बीच बैठी थी। पायल, यार तू तो कितना चेंज हो गई है, पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, अतुल बोला तो वो हंस पड़ी। यार रियली बड़ा ग्लो कर रही है, महिमा ने उसके गाल खींचे तो वो उसे घूरने लगी। यार वॉशरूम किधर है? वो क्रिस से बोली। इधर से लेफ्ट में, वो उसे बताते हुए बोला तो वो थैंक यू बोलकर चली गई। शालिनी, जो अभी जूस की ट्रे लेकर आ रही थी, सामने अपनी ही धुन में आती पायल से टकरा गई और सारा जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। वाट रबिश, अंधी हो क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने, वो बेहद ही गुस्से में बोली। माफ़ करना, मैंने देखा नहीं, शालिनी ने धीरे से कहा और उसके कपड़े साफ करने को हाथ बढ़ाया ही था कि वो 2 कदम पीछे हो गई। दूर रहो मुझसे, अब क्या करने वाली थी तुम? जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जिनको कुछ तमीज़ भी नहीं होती, ना काम करने की और ना ही कुछ करने की। वो गुस्से में बड़बड़ाई और चली गई। शालिनी ने अब नीचे पड़े कांच के गिलास जो टूट गए थे वो साफ करने लगी कि एक कांच उसके हाथ में ही चुभ गया और उसमें से ब्लड निकलने लगा। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली। इधर पायल जब आई तो उसके कपड़ों को खराब देख सारे दोस्त उसे देखने लगे। ये क्या हाल बना रखी है तूने, कहाँ से होली खेल कर आ रही है? दर्श ने हंसते हुए कहा। ज़्यादा मत बोल, तू बस हर वक्त मस्ती ही सूझती है तुझे, वो नाराज़गी से बोली। वो टिश्यू पेपर से ड्रेस साफ करते हुए बोली। क्या हुआ? अच्छा ये बता, इस बार कृष्ण ने कहा तो वो कुछ बोलती कि शालिनी जूस लेकर आ गई थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी। कैसी कैसी मेड रखी है तूने, जिन्हें कोई काम भी नहीं आता, आँख से देखकर काम नहीं करती, देहाती सी। वो शालिनी को देखते ही चिड़सी बोली। क्रिस और बाकी सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। किसकी बात कर रही है? इस बार महिमा बोली। ये जो खड़ी है तुम लोगों को दिख नहीं रही? वो बोली। क्रिस की पत्नी है वो यार, थोड़ा तो ख्याल कर लिया कर, बोलने से पहले बिना सोचे कुछ भी बोल देती है। इस बार समर ने कहा तो वो हैरानी से क्रिस को देखने लगी। सीरियसली? वो कंफ्यूज सी बोली। ये शालिनी है, मेरी वाइफ, क्रिस ने उसे खुद को देखता पाकर कहा। आई एम सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये तुम्हारी बीबी हो सकती है, देखने में कहीं से भी। बोलते बोलते वो रुक गई। क्रिस ने शालिनी को देखा जो बिना भाव के खड़ी थी। आप लोग इंजॉय कीजिए, कुछ चाहिए तो बोलना, शालिनी बोली। शालिनी बैठो तुम भी हम सबके पास, दर्श ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं क्या करूँगी आप दोस्तों के बीच, वो बोली। जब वो बोल रहा है तो बैठ ही जाओ, कृष्ण ने उसे देखते हुए कहा। शालिनी ने सिर हिलाया और उसके कुछ दूरी पर बैठने को हुई कि महिमा बोली। अरे पास बैठो, तुम्हारा पति है, हमसे कैसी शर्म। कृष्ण ने उसे घूरा तो वो दांत दिखा दी। वो थोड़ा सा खिसक गई और उसे इशारा किया तो वो उसके बगल में ही बैठ गई। वो टेरिस पर थी, रेलिंग से दोनों हाथ टिकाए। उसकी आंखों में जाने कितने ही भाव थे। बार बार कान में थोड़ी देर पहले के शब्द गूंज रहे थे जो क्रिस के दोस्तों ने बोले थे। कितनी रात बीत चुकी थी लेकिन घुटन सी हो रही थी उसे रूम में, इसलिए वो अब खुले आसमान के नीचे खड़ी थी और चाँद तारों को देख रही थी। लेकिन उसका ध्यान उन बातों से हट ही नहीं पा रहा था। वो लोग खाने के बाद बीच पर घूमने गए थे। पायल और महिमा दोनों साथ ही थे। पायल क्रिस और शालिनी को देख रही थी जो किसी बात पर हंस रहे थे।
क्या देख रही है? महिमा ने उससे सवाल किया। ये क्रिस और शालिनी, इनकी जोड़ी किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं लगती। मतलब हमारा क्रिस, जिसके जाने कितनी ही लड़कियों का क्रश था, उसके साथ तो ये जैसे हीरे के बगल में कोयले की खान सी लगती है। कहती हुई वो हंस पड़ी तो महिमा उन दोनों को देखने लगी। क्या कुछ भी बोल रही है? कुछ भी कहाँ बोल रही हूँ यार, भूल मत, तेरा भी पहला क्रश था वो। और ये इसके साथ जाने कैसी विपदा आन पड़ी है जो उसे ऐसा करना पड़ा, वरना जितना हम सब उसे जानते हैं वो ऐसी लड़की से शादी तो कभी नहीं करती जिससे कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है और ना ही कोई शक्ल। वो बोली। छोड़ ना तू, हमें क्या करना है, महिमा ने कहा। शालिनी और क्रिस, जो उन दोनों के पास ही आए थे, उनकी बातें सुन चुके थे। क्रिस, जिसने शालिनी का हाथ पकड़ रखा था, उसकी पकड़ कुछ ढीली हो गई। शालिनी उसे देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसकी सोच के विपरीत क्रिस ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब महिमा और पायल की भी नज़र उन दोनों पर गई। क्रिस, वो मैं MS, यार वो मेरा मतलब वो नहीं था, वो क्रिस को देख अटकते हुए बोली। इट्स ओके, वो बस इतना ही बोला। उसके बाद वो लोग घर आ गए और उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। शालिनी यही सब सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरा तो उसने आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें गालों पर लुढ़क आई। कृष्ण ने नींद में ही बिस्तर पर हाथ मारा तो उसे खाली लगा। शालिनी की जगह वो उठकर बैठ गया और टेबल लैंप ऑन की। शालिनी कहीं नहीं दिखी। अब ये लड़की कहाँ गई इतनी रात को? वो परेशान सा बोला। वॉशरूम की तरफ देखा तो वहाँ भी नहीं थी। वो रूम से बाहर निकला और हर जगह देखने लगा। लास्ट में उसे याद आया तो टेरिस की ओर बढ़ गया। वहीं शालिनी अभी भी रेलिंग से टिकी खड़ी थी। आंखों में आंसू भरे थे। उसकी पीठ क्रिस की तरफ थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? भूतनी की तरह टहलने की आदत हो गई है या नींद में चलने की? वो जम्हाई लेते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने झट से अपनी आंखें साफ कर ली और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, नींद नहीं आ रही थी तो बस खुली हवा में आ गई। 2 बज रहे हैं रात के, चलो सो जाओ, आ जाएगी नींद। वो उसका हाथ थामते हुए बोला और रूम में आ गया। सो जाओ अब। शालिनी, जो अभी भी आंखें खोले टकटकी लगाकर उसे देख रही थी, कृष्ण ने उसकी तरफ करवट लेते हुए उसकी आंखों पर अपनी हथेली रख कर कहा। शालिनी ने उसका हाथ पकड़ अपने चेहरे से हटा दिया और उठकर बैठ गई। अब क्या हुआ? कृष्ण ने टेक लेकर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी या फिर दूसरे रूम में। वो बेड से उतरते हुए बोली कि कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो उसके ऊपर ही आ गिरी। किस बात पे इतने नखरे दिखाए जा रहे हैं? शालिनी बिना बोले उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी कि कृष्ण ने उसकी कमर पर अपना एक हाथ रख दिया और मजबूती से उसे थाम लिया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तो पहले उसका जवाब चाहिए मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, एक ही बार में भी बोल सकती हो। वो उसके चेहरे को अपने दूसरे हाथ से अपनी तरफ करते हुए बोला। शालिनी ने उसकी तरफ देखा नहीं और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, क्रिस प्लीज़ लीव मी, मुझे ना कुछ कहना है और ना ही सुनना है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुमसे दूरी बना रही हूँ, खुश से ही। क्रिस ने ये सुन अपनी पकड़ ढीली कर दी तो वो उससे अलग हो बैठ गई। जितनी अकड़ और जुबान इस समय चल रही है और घर में चलती है, वो दूसरों के सामने क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि बात तुम्हारी थी और तुम्हारे दोस्तों की। मैं नहीं चाहती थी कि इंसल्ट हो उन सब की और मेरी वजह से तुम्हारी भी। ओह रियली? वो तो वैसे भी हुई, इंसल्ट तो मेरी वैसे भी हुई द ग्रेट शालिनी मैडम, क्योंकि उन्होंने आपको, मेरी वाइफ को इतना कुछ बोला, फिर भी वो मुंह में दही जमाए खड़ी रही। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं फूटे। क्रिस गुस्से से उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला। शालिनी की आंखें एक बार फिर भर आई, जो देख वो अपना लहजा कुछ नर्म करते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सालो, सब तुम्हारे जैसा नहीं सोचते यार, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा ही, जो अपने से पहले मेरा और मेरे परिवार का सोचती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बेझिझक उनको जवाब दो जो तुम्हें तुम्हारे रंग से आंकते हैं। तन की सुंदरता के कोई मायने नहीं होते, तुम्हारा मन उन सबसे कई गुना साफ और पवित्र है। और क्या चाहिए? तुम्हारा सांवला रंग भी तो तुम्हारे श्याम का ही है और तुम उनकी श्याम सलोनी।
मुझे बहुत गुस्सा आया था जब पायल ने तुम्हें वो सब कहा, हमारे रिश्ते के बारे में कहा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम उसे जवाब दो। सालू, तुम्हें खुद को प्रूफ करना होगा कि तुम सबसे अच्छी हो, उन सबसे हजार गुना बेहतर हो। जो लोग रंग से इंसान को देखते हैं उनके खुद के मन काले होते हैं, समझी? वो उसके गाल पर लुढ़के आंसुओं को अंगूठे से साफ करते हुए बोला तो वो रो पड़ी और तेजी से कृष्ण ने उसे खुद से चिपका लिया। बस अब बिल्कुल भी रोना नहीं मेरी सालू, मुझे स्ट्रांग ही दिखनी चाहिए, वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। वो लेट गया था, शालिनी उसे देख रही थी नम आंखों से। कृष्ण ने अब हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोल दी और उसको अपने पास खींच लिया। अपने करीब ही उसने सालू को लिटाया और थपकी देने लगा। उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। इधर दर्श हॉस्पिटल के लिए जा रहा था कि सड़क किनारे घर पर कुछ दिखा तो उसने अचानक ही गाड़ी रोक दी। नैना बाहर खड़ी थी और रो रही थी। कुछ लोग उसका सामान बाहर फेंक रहे थे। वो कुछ बोल रही थी लेकिन दर्श को सुनाई नहीं दे रहा था। वो गाड़ी से उतरा और वहां आ गया। बोला था ना कि किराया टाइम से दे देना, मैंने तो तरस खाकर एक कमरा दे दिया था, वरना तुम जैसी लड़कियों को कहाँ कोई अपने घर में जगह देता है। एक आदमी चिल्ला रहा था। दर्श को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नैना, क्या हो रहा है ये, और आप लोग उसका सामान क्यों फेंक रहे हैं? दर्श बोला तो नैना की नज़र उस पर पड़ी। उसे यहाँ देख वो हैरान रह गई। किराया नहीं देगी तो और क्या होगा? ये लड़कियां बस भोली बनकर दूसरों को लूटना जानती हैं। रोज तरह तरह के बहाने बनाकर मकान मालिक फिर से बोला। आप प्लीज़ जाइए, वो मुश्किल से बोल पाई। दर्श ने जल्दी निगाह उस पर डाली और अपनी पॉकेट से एक गड्डी निकालते हुए मकान मालिक के हाथ में रख दी। जितना आपका किराया हुआ होगा ये उससे ज़्यादा ही है। और एक बात, हर कोई एक सा नहीं होता, तो इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। दर्श गुस्से से बोला और नैना की कलाई पकड़ ली। और आप मेरे साथ चलिए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वो उसका हाथ पकड़ गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर दर्श, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं छोड़ सकता, नहीं देख सकता आपको दर्द में, आपकी हेल्थ वैसे भी अभी ठीक नहीं है। दर्श बोला और उसे गाड़ी में बैठा दिया। आपका क्या हक बनता है मैं कैसी भी रहूं? आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप मुझे उतारिए, मुझे नहीं जाना कहीं भी। वो नाराज़गी से बोली। हक भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस नैना, अभी शांत रहिए। और हम मेरे घर जा रहे हैं, अब से आप वहीं रहेंगी। दर्श उसे देखते हुए बोला और गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। वो बोलती रही लेकिन दर्श को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दर्श ने अपने घर के सामने आकर ही गाड़ी रोकी और उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर तक ले आया। अंजलि ने दरवाज़ा खोला। नैना भाई, आप दोनों साथ, और आप तो हॉस्पिटल जा रहे थे ना? वो उन दोनों को देख आश्चर्य से बोली। अंदर आने देगी? दर्श बोला। सॉरी, अंजलि बोली और सामने से हट गई। नैना, अब ये यहीं रहेगी हमारे घर पर, इन्हें अपने रूम में ले जा और सामान भी वहीं रखवा देना। दर्श ने कहा तो अंजलि उसे घूरने लगी। नैना बस सिर झुकाए खड़ी थी। दर्श ने अंजलि को आंखों से कुछ इशारा किया तो वो आगे कुछ नहीं बोली। मम्मी पापा घर पर नहीं है, किसी रिलेटिव्स के घर गए हैं। कोई काम हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। अंजलि के किचन में जाते ही वो नैना से बोला। दर्श प्लीज़, मैं कहीं भी इंतज़ाम कर लूँगी, आप ये सब मत कीजिए, मुझ पर इतना बड़ा एहसान मत कीजिए। वो सिर झुकाए ही बोली। अगर आपको यह एहसान लग रहा है तो समझ लीजिए वो एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने मेरी बहन को बचाकर हम पर किया था। वो बैठते हुए बोला। उसका जवाब सुन नैना की बोलती बंद हो गई। इधर देर से सोने की वजह से किचन से आ रही बर्तनों की आवाज़ से शालिनी की आंख खोली। उसने समय देखा तो 9 बज रहे थे। क्रिस बिस्तर पर नहीं था, मतलब पहले ही उठ चुका था। वो हड़बड़ा गई और बालों को सही करते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। काका तो है नहीं, फिर ये आवाज़ कैसे आ रही है? वो खुद से ही बोली। सामने किचन में देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्रिस, जिसने आज तक घर में चाय तक नहीं बनाई थी, वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोती रही। आज तुम्हें भूख भी लगी होगी, मुझे उठा देना था ना। अब हटो, लाओ मैं करती हूँ ये।
वो क्रिस के पास जाकर परेशान होती हुई सी बोली। क्रिस ने उसकी तरफ नजरें उठाई, अलसाई सी आंखें, बाल कुछ बिखरे हुए थे। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराया। हटो अब और मुझे बनाने दो कुछ, वो फिर से बोली। क्रिस ने अब गैस ऑफ की और एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे स्लेब से लगा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई, बस जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाए उसे ही देख रही थी। क्रिस ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए बहुत ही रोमानियत भरी आवाज़ में कहा, मैंने मॉर्निंग विश किया और तुम बस काम काम कर रही हो। उसकी करीबी से शालिनी की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से फुसफुसाई, क्रिस प्लीज़ जाकर फ्रेश हो जाओ, और हाँ इस बार कपड़े लेकर ही जाना। क्रिस ने उसे छोड़ते हुए कहा तो शालिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे घूरने लगी तो वो हंस पड़ा, जिससे वो शर्मा उठी और रूम में भाग गई। क्रिस ने डाइनिंग टेबल पर सब लाकर रखा। उसने कॉफ़ी और नूडल्स बनाए थे। सालू यार थोड़ा जल्दी आ जाओ, मुझे अब बहुत तेज़ भूख लगी है, वो वहीं से चिल्लाया और एक चेयर खींचते हुए उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में शालिनी आई। उसके कान में फ़ोन लगा था। वो किसी से हंसते हुए बात कर रही थी, जो देख क्रिस ने अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखा। हाँ इंजॉय तो कर रहे हैं, पर तुम भी होते तो बहुत मज़ा आता। पता है हम लोग कल बीच पर भी गए थे, क्रिस के सारे दोस्त भी आए थे, और वहाँ पर बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसे पायल की कही हुई बातें याद आ गई थी। क्या हुआ, भाई ने वहाँ कुछ ऐसा कर दिया क्या जो आप? उधर से पीयूष की शरारत भरी आवाज़ आई, जो सुन शालिनी को खांसी आ गई। क्रिस ने जल्दी से गिलास में पानी डालकर उसे पकड़ाया। उधर से अब पीयूष के हंसने की आवाज़ आ रही थी। किसका कॉल है, क्रिस ने पूछा तो शालिनी ने फ़ोन उसके सामने कर दिया। क्रिस ने स्पीकर ऑन कर दिया। लगता है मेरे खड़ूस भाई ने इस बार मेरी बात मान ही ली है और मेरे लिए छोटा शैतान लाने वाले हैं, क्यों भाई, वो हंसते हुए बोला तो शालिनी झेप गई। तू पिट जाएगा अब अगर कुछ भी बकवास की तो, क्रिस ने स्पीकर ऑफ कर फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। अरे भाई, पर मैं तो, वो कुछ बोलने वाला था कि क्रिस चिढ़ते हुए बोल उठा, तुझे कोई काम नहीं है क्या जो हमें तंग करने बैठ गया सुबह सुबह? अब फ़ोन रख, भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। इतना लेट? वैसे तो आप बहुत जल्दी खा लेते हो। सब ठीक है ना भाई, परेशान मत हो, सब ठीक है, बस देर से सोए थे इसलिए। बेस्ट ऑफ लक, मेरी सोच सही थी, इंजॉय योर गोल्डन मोमेंट्स, वो हंसते हुए बोला और कॉल कट कर दिया। ये तेरी तो मैं घर आकर बताता हूँ, कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा है बेटा, पापा से बोलना पड़ेगा। क्रिस झुंझला उठा था मन ही मन। क्या हुआ, शालिनी बोली तो उसने इनकार में सिर हिलाया। सालू कल निकलना है तो पैकिंग कर लो, क्रिस ने खाने के बाद कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। सबके लिए कुछ ले लेते हैं यहाँ से, शालिनी बोली तो क्रिस ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। रेडी हो जाओ फिर चलते हैं, वो बोला। शालिनी और वो दोनों मार्केट गए, सबके लिए कुछ न कुछ लेना था। शालिनी ने सबके लिए उनके हिसाब से कुछ न कुछ गिफ्ट्स लिए। अपने लिए भी ले लो कुछ, क्रिस बोला। है तो मेरे पास कितना कुछ, वो मुस्कुराते हुए बोली। क्रिस ने उसका हाथ पकड़ा और सामने लगे सूट देखने लगा। उसने एक नेवी ब्लू कलर की डिजाइनर साड़ी उसके सामने कर दी। ये तुम पर अच्छी लगेगी, एक बार पहन कर आओ, वो कुछ रिक्वेस्ट भरे स्वर में बोला। शालिनी तो खुशी से झूम रही थी। मन ही मन उसने क्रिस के हाथ से वो ले लिया और ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन वहाँ उसने कुछ देखा जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो बिना साड़ी चेंज किए ही दौड़ते हुए आई जहाँ क्रिस था और बिना इधर उधर देखे उसके सीने से लग गई। उसकी पकड़ मजबूत थी। यूं अचानक उसे क्या हुआ, क्रिस कुछ समझ नहीं पाया। सालू क्या हुआ, वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला। लेकिन वो बेहद घबराई थी। यहाँ से चलो अभी के अभी, वो उससे अलग होकर उसका हाथ थामते हुए बोली। पर अभी तो तुम्हें और भी कुछ लेना था, क्रिस ने कहा। तुम समझ क्यों नहीं रहे, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से चलो, वो चीखी। क्रिस ने जो सामान लिया था जल्दी से उसका बिल पे किया और आकर कैब ले लिया। वो दोनों उसमें बैठे थे। शालिनी की आंखों के आगे वो ही आ रहा था जो उसने मॉल में देखा था। उसने क्रिस की बाह कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में डर साफ था। सालू, वो बोला और उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। शालिनी ने भरी आंखों से उसे देखा और अपनी पकड़ कस दी।
शालिनी की आंखों के सामने मॉल का सीन ही चल रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें भर आई। सालू, ऐसा क्या हो गया यार कि इतनी घबराई हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। क्रिस उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोला। शालिनी की आंखों के सामने पीहू का चेहरा आ गया। हाँ, आज मॉल में उसने पीहू के ही देखा था। जब वो ट्रायल रूम में जा रही थी तो पीहू वहीं से बाहर निकल रही थी। शालिनी को सोचकर ही डर लग रहा था कि अगर वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो क्रिस तो उसे पसंद भी करता था। क्या अब भी? क्यों नहीं करेगा? वो सुंदर है, क्रिस के ही रंग की। वो दोनों परफेक्ट मैच लगेंगे ना। और मैं क्रिस के साथ उसके लिए कहाँ जचती हूँ? सब तो बोलते भी हैं, पर अब मेरा पति है। ये कुछ भी हो, मैं क्रिस से दूर नहीं रह सकती। अब उसके बिना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी, किसी और को उसके साथ देख कर भी। सालू, क्रिस ने उसे खुद में खोया देख उसे झकझोर दिया। मुझे मुझे गांव जाना है, हम अभी निकलते हैं। तुम रेडी हो जाओ, मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ। वो तो कल निकलना है, पर अभी क्या हुआ है तुम्हें? साफ साफ पूरी बात बताओ। वो अब कुछ गुस्से में उसे खुद के करीब करते हुए बोला। कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। पीयूष, माँ, पापा, सबके कॉल्स भी आते हैं, उनका भी मन नहीं लगता। वो क्रिस का गुस्सा देख खुद को संभालते हुए बोली। हालांकि क्रिस को उसकी हकलाहट से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मैं हर वक्त साथ हूँ, कोई भी बात जो परेशान कर रही हो, अभी नहीं तो जब मन हो शेयर कर सकती हो। ओके, क्रिस ने थोड़ा प्यार से कहा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके सीने से लग गई। कभी मेरा साथ मत छोड़ना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई आ जाए तब भी नहीं। वो उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली। उसकी बातें क्रिस को अजीब लग रही थी, लेकिन उसकी हालत देख उसने बस बोल दिया। वो आज दर्श के घर जाने वाला था, क्योंकि दर्श ने उसे नैना से मिलाने का बोला था। लेकिन अब गांव के लिए निकलना था तो उसने उसे मैसेज कर दिया। उनके आने से सब खुश थे, खासकर अम्मा। आखिर क्रिस उनका लाडला जो था। 1-2 दिन में वैसे भी वो ट्रेनिंग पर जाने वाला था। भाई, पीयूष बोला और क्रिस की गर्दन से लटक गया। जान लेगा क्या? हड्डियां मत तोड़। क्रिस उसे खुद से अलग करके बोला तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। वहीं क्रिस हंस पड़ा। कैसा रहा आपका हनीमून? एंजॉय किया? पीयूष उसके कान में धीरे से बोला कि क्रिस ने उसके कान पकड़ लिए। माँ, आप इसकी शादी कराओ पहले, क्रिस चिल्लाया। भाई, क्यों पिटवाने पर लगे हो यार? पापा भी यहाँ हैं, वो अपना कान छुड़ाते हुए बोला। बस कर शरारत और आराम करने दो, उसे थक गए होंगे सफ़र से, रीमा जी ने कहा। पर मैं परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं सालू से मिलकर आता हूँ, पीयूष बोला कि क्रिस उसे घूरते हुए बोला। भाभी है वो तेरी? हाँ तो ये कि नाम मत लिया कर। और शालू, बस मैं बोल सकता हूँ और कोई नहीं, कृष्ण ने धमकी भरे अंदाज में कहा और अम्मा के पास बैठ गया। वहीं पीयूष आंखें फाड़े उसे देख रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। शालिनी अभी रूम में आकर बैठी ही थी कि पीयूष आ गया। और पार्टनर, कैसी रही ट्रिप? वो उसके पास बैठते हुए बोला। ठीक थी, वो हल्की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली। ठीक थी तो आपके चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं है जो होनी चाहिए थी? आपके और भाई के बीच कुछ हुआ है क्या? वो भी कुछ परेशान लग रहे हैं और आप भी। और एक बात, आप लोग तो कल आने वाले थे, आज कैसे? कोई बड़ी बात हो गई? आप मुझसे तो कह सकती हैं ना कि क्या हुआ वहाँ पर। वो मैंने उसे देखा, वो आ गई है। शालिनी बहुत मुश्किल से बोल पाई। कौन आ गया है? कृष्ण ने अंदर आते हुए कहा। जल कुकड़ा, एक पल को चैन नहीं इन्हें, जैसे इनकी बीवी को कहीं भगा कर ले जा रहा हूँ। पीयूष क्रिस को देखते ही मन में हंसते हुए बोला। कोई नहीं, मैं खाना लाती हूँ, भूख लगी होगी, शालिनी उठते हुए बोली और चली गई। दर्श अभी हॉस्पिटल से आया था, उसने बेल बजाई तो नैना ने गेट खोला। आपने क्यों परेशानी की? अंजू कहाँ है? दर्श ने उसे दरवाजे पर देख कर कहा। कोई परेशानी नहीं हुई मुझे, वो सो गई हैं। आप बाहर थे तो मैं जगी रही थी अभी, नैना ने कहा तो दर्श उसे देखने लगा। नैना का उसका इंतजार करना उसे अलग ही खुशी दे गया। वो अंदर आया, अपना कोट सोफे पर रखा और वाश बेसिन में हाथ मुंह धुलने लगा। मैं खाना लगा दूं आपका? वो उसके पास आते हुए धीरे से बोली। नहीं, मैं ले लूँगा, आप जाकर आराम कीजिए, काफ़ी रात हो गई है, दर्श बोला।
लेकिन नैना को जाने क्यों ये बुरा लगा। वो उसके साथ थोड़ी देर बैठना चाहती थी। उसने बेमन से कदम आगे बढ़ाए कि दर्ज की आवाज़ से रुक गई। मिस नैना जी, आपने खाना खाया और मेडिसिन? वो मैं क्या मैं आपने मेडिसिन नहीं ली? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? जी, वो ख़त्म हो गई कल शाम को ही। तो आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं ले आता। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपका एहसान ऐसे ही। वो बोल ही रही थी कि दर्श को घूरता पाकर चुप हो गई। वो सीधे अपने रूम में गया और वहाँ से कुछ टैबलेट्स लेकर आया और किचन से पानी का गिलास लाकर उसे पकड़ाते हुए बोला, इसे अभी लीजिए और सुबह मेरे साथ आपको चेकअप करने के लिए चलना है, बिना कोई बहाना किए। उसका यूं हक जमाना नैना को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जाने क्यों उसकी आंखें नम हो उठी। उसने दवा ली और अंजलि के रूम की तरफ भाग गई। क्रिस का सिलेक्शन हो चुका था और कल सुबह ही उसे निकलना था। 2 दिन कितना खुश था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये हर कोई उसका चेहरा देखकर ही समझ सकता था। बाहर देर रात तक वो घर वालों के पास बैठा बातें करता रहा। रूम में आया तो शालिनी अपनी ही सोच में डूबी थी। सालू, तुम खुश नहीं हो? मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके पास बैठते हुए बोला। मैं भय भला खुश क्यों नहीं रहूँगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने लक्ष्य को पा लिया है तुमने। कांग्रेचुलेसन, वो मुस्कुराकर बोली। फिर खुश लग क्यों नहीं रही हो? वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोला। तुम इतने दिनों के लिए जा रहे हो, मुझे बहुत याद आएगी। वो बोली तो क्रिस का चेहरा भी मुरझा गया। डोंट वरी, मैं कॉल करता रहूँगा। देखते देखते समय बीत जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तब तक तुम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, क्रिस उसे समझाते हुए बोला। शालिनी की आंखें उदासी से भरी थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। क्रिस ने झुककर बहुत ही प्यार से उसके सिर को होठों से छू लिया। मेरे पापा का कॉल आया था, उनसे बात कर लो, वो उससे अलग होकर बोली। क्रिस ने हाँ में सिर हिलाया और दिवाकर जी को फ़ोन लगा दिया। शालिनी ने उसकी पैकिंग कर दी। तब तक इन आँखों को सुकून बस तेरी एक झलक से मिलता है। हर रात और सुबह तेरा चेहरा जो देख लूँ तो दिन भी मुझे मेरा पूरा लगता है। तुझ बिन हूँ मैं कुछ भी नहीं। प्रीत इस कदर तुझसे लगाई है, तुझ बिन जाने कैसे गुजारा होगा। रातों को भी कहाँ इन आँखों को बंद करने से पहले दिखने वाला चेहरा तुम्हारा होगा। शालिनी क्रिस को देखते हुए बोली, जो अभी भी गहरी नींद में सोया था। लेकिन आज शालिनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसने क्रिस के माथे पर आए बालों को सही किया और झुककर उसके माथे को अपने लबों से छू लिया। फिर उसके एकदम करीब लेट गई। क्रिस ने नींद में ही उस पर अपनी बाहों का घेरा कस लिया और अपने बेहद करीब खींच लिया। एक पल को तो शालिनी की सांसें ही अटक गई, लेकिन उसे नींद में देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आई लव यू अ लॉट, वो धीरे से फुसफुसाई और उसकी कमर पर अपना हाथ कस लिया, जिससे सोते में भी वो मुस्कुरा दिया। पीयूष क्रिस को स्टेशन छोड़ने जाने वाला था। क्रिस ने सबके आशीर्वाद लिए और एक नज़र शालिनी पर डाली। बाय, ख्याल रखना सबका और अपना भी, वो धीरे से उसके पास आकर बोला। तुम भी, वो भरे गले से बस इतना ही बोल पाई। समय मिलते ही फ़ोन करते रहना लल्ला, और अपने खाने पीने का भी खूब ध्यान देना, दादी उसे समझाते हुए बोली। तो क्रिस ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। दर्श नैना को आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया था। उसके बाद उसने नैना को घर भेज दिया। अभी उसके हाथ में नैना की रिपोर्ट्स थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताएगा वो नैना को कि क्या बीमारी है। उसका फ़ोन बज रहा था। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो अंजलि शो हो रहा था। भैया, आपको मम्मी पापा को लेने जाना था, भूल गए कि याद है, जो अभी तक घर नहीं आए? यार तू पहली बात तो चिल्लाया मत कर, उनकी ट्रेन लेट है तो आज नहीं आ रहे। ओके, कहाँ है अभी तू, घर या कॉलेज? कॉलेज में ही हूँ, वो आपसे एक परमिशन लेनी थी। बोल क्या है? आज थोड़ा लेट आऊँ तो चलेगा? आज एक फ्रेंड का बर्थडे है तो यहीं से डायरेक्ट उसके घर जाना है। तू अपनी फ्रेंड का एड्रेस सेंड कर पहले, फिर जा, और 10 के पहले आ जाना। फिर लेट हो तो मुझे कॉल कर देगी, समझी? ओके थैंक यू भैया, वो खुश होकर बोली और फ़ोन रख दिया।
कुछ देर बाद आज वो हर दिन की अपेक्षा जल्दी ही घर के लिए निकल गया, क्योंकि नैना अकेली थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। नैना किचन में चाय बना रही थी। उसने दर्श से चाय के लिए पूछा। रूम में ले आना, वो बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो चाय का कप लिए कुछ डरती हुई आई तो देखा दर्श चेंज करके बेड पर बैठा था और लैपटॉप में कुछ देख रहा था। आपकी चाय, वो चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। अपने लिए नहीं लाई, दर्श ने एक चाय उसके हाथ में देखकर कहा। मैं बाहर ही पी लूँगी, आप काम कीजिए यहाँ, वो जल्दी से बोली। दर्श उसकी असहजता को भांप गया और उठते हुए बोला, आपके कंफर्ट के लिए बाहर ही चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, वो बोला तो नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाँ में सिर हिलाया और बाहर हाल में आ गई। आपकी फैमिली में कौन कौन है? दर्श ने सीधे तौर पर पूछ लिया। नैना एक पल को घबरा गई उसके सवाल से, फिर संभलते हुए सूनी आंखों से बोली, कोई नहीं है मेरा। रिश्तेदार कोई? दर्श ने फिर से सवाल किया। हैं, पर मुझसे किसी का कोई मतलब नहीं है, वो उदासी से बोली। आई एम सॉरी, दर्श उसे दुखी देखकर बोला। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ये तो नियति है, हमारी गलतियों की सज़ा हमें इसी जन्म में मिलती है, जो शायद मुझे भी सबसे दूर होकर मिल रही है, वो बोली। नैना, रिपोर्ट्स आ गई है और तुम्हें ब्लड क्लॉट हुआ है, जो अगर दवा से ठीक नहीं होता तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। दर्श ने अपनी आंखें बंद करके एक ही सांस में कहा। नैना की आंखों में नमी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर देखते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। दर्श अब घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उसका हाथ थामते हुए बोला, पागल लड़की, परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बेस्ट डॉक्टर से एडवाइस ली है, वही अब आपका इलाज करेंगे और देखना फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। दर्श की बात सुन नैना उसे देखने लगी तो उसने धीरे से अपने हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसकी आंखों में आई नमी को साफ कर दिया। आप मुस्कुराते हुए ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये आंसू इन प्यारी सी आंखों में जचते नहीं। वो पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कितना खर्च आएगा इलाज में? आप बताइए, मैं कोशिश करती हूँ कहीं से, या फिर ऐसे ही ठीक है, लेकिन मैं ऐसे आपसे सारा खर्च नहीं ले सकती, प्लीज़। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना कर्ज ब्याज सहित आपसे ले लूँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला तो नैना भी हंस पड़ी। अंजलि नहीं आई अभी तक, वो बोली तो दर्श ने बताया कि उसे आने में लेट हो जाएगा। ठीक है, आप बता दीजिए क्या खाना है, मैं खाना बना देती हूँ, वो चाय के खाली कप उठाते हुए बोली। दर्श ने उसे एक डाइट चार्ट थमाते हुए कहा, यही सब अब से आपको टाइम टू टाइम खाना होगा। अभी तो कुछ भी हल्का बना लीजिए, मैं भी खा लूँगा। पर आप मेरी वजह से ये, वो उदास सी हो गई। नैना, आप परेशान मत होइए, कितनी बार बोलूं, मुझे आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो बोला। दर्श जी, मुझे नहीं लगता कि कोई मदद करे, इतनी सहानुभूति रखे, मैं उस लायक भी हूँ, मुझे तो मेरे परिवार ने भी ठुकराया है, वो मन ही मन बोली। क्रिस के जाने के बाद शालिनी को जैसे सब खाली सा लग रहा था। आज पहली बार था कि शादी के बाद वो उसके पास नहीं था। अम्मा जी को मिर्च सूखने को पीछे वाले आंगन में डाल रही थी। उनके साथ ही रीमा जी भी वहीं थी। लल्ला ने फ़ोन किया था, पहुंच गया होगा ना अब तक तो? जी अम्मा, आया था फ़ोन, सुबह ही पहुंच गया था, आप पूजा कर रही थी तो बात नहीं करा पाए आपकी। बबलू के यहाँ लड़की का ब्याह है, तो जब तुम जाना चाहो तो अपने साथ अपनी बहुरिया को भी लेते जाना, कि कुछ जान समझ जाए, रिश्तेदारी भी, और वह सबको पहचान भी जाए, अम्मा उनको समझाते हुए बोली। जी, वो बोली। शालिनी रसोई का काम निपटा कर अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे रह रहकर क्रिस का ख्याल आ रहा था कि कैसे वो उसे कुछ न समझ आने पर हर चैप्टर आसानी से समझा देता था। तुम्हें गए एक दिन ही हुआ है, लेकिन लगता है सालों बीत गए। बहुत याद आ रही है तुम्हारी मुझे, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी तुम्हारे बिना, वो खुद से बोली। सब कर लेगी, मेरी बेटी बहुत समझदार है और वो दूर होकर भी तेरे ही साथ है। आवाज़ सुन शालिनी ने सामने देखा तो सुमेश जी थे। पापा जी, वो हड़बड़ा गई थी कि उन्होंने उसकी बात सुन ली और क्या सोच रहे होंगे। अरे बैठो बेटा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, पिता हूँ तुम सबका, वो बोले तो भी शालिनी नहीं बैठी। आप बैठिए ना, बैठो, बात करनी है।
सुमेश की बात सुन वो झिझकते हुए सामने की चेयर पर बैठ गई। दिक्कत आ रही है क्या पढ़ाई में? वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले। नहीं, वो बस जब तक ये थे तो जो नहीं समझ आता था बता देते थे, कम टाइम भी मिलता है तो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर सकती। शालिनी सिर झुकाकर बोली। दिवाकर से बात कर ली है, वो शायद कल आए या फिर पीयूष के साथ ही घर चली जाना जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। वहीं रहना ताकि अच्छे नंबर ला सको। यहाँ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है जिससे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता रहेगा। पर ऐसे में माँ को भी तो कितना काम पड़ जाएगा और अम्मा की तबीयत भी तो सही नहीं रहती। माँ तो चाचा जी के यहाँ शादी में भी जाने वाली हैं, तो अम्मा अकेली ही जाएंगी घर पर। सबका ख्याल रखता है खुद को छोड़कर। मेरी प्यारी बच्ची, नज़र ना लगे किसी की, बस मुस्कुराती रहो ऐसे ही। तुम्हारे होते हुए मुझे घर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एहसास होता है मैंने उस समय तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। वो गर्व से बोले तो शालिनी हल्का सा मुस्कुराई। वो उसके कमरे से चले गए। शालिनी की नज़र सामने वाल पर लगी क्रिस की तस्वीर पर पड़ी। वो उसके पास आ गई। यहाँ तू नहीं है तो क्या हुआ? तेरे होने का एहसास बसता है। यूँ तो कुछ रिश्तों में पास होकर दिलों में मीलों की दूरियाँ होती हैं, पर तू तो दूर होकर भी मेरी ही धड़कनों में धड़कता है। इस कमरे में तुम्हारा एहसास है, आज तक के साथ बिताए पल हैं। मैं अब इनसे भी दूरी नहीं चाहती, सब मैनेज कर लूँगी, लेकिन यहाँ से इतने दिन के लिए जाना मुझसे नहीं होगा। दर्श के मम्मी पापा लौट आए थे। उसने नैना के बारे में पहले ही बता रखा था, लेकिन उसके दिल में नैना के लिए कुछ फीलिंग्स है, ये नहीं बताया था अभी, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नैना की हेल्थ थी। नैना ने आज का नाश्ता अकेले ही बनाया था। अंजलि अभी तक सो ही रही थी। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। रात में तो जाने कब तक दोस्तों के साथ घूमती है और फिर घोड़े बेचकर सोना होता है। बेचारी बच्चे ने अकेले इतना सब कुछ बनाया है। दर्श की माँ ने टेबल पर लगा नाश्ता देखकर अंजलि को बिगड़ना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, अभी वो नासमझ है, नैना बोली। दर्श अभी सीढ़ियों से नीचे आया था। माँ और नैना को ऐसे बातें करता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, टीम अभी से तैयार हो रही है, बस जल्दी से ठीक हो जाएं आप, फिर आपसे अपने दिल का हाल कहने में देर नहीं करूँगा एक पल भी, और आपको परमानेंट इस घर में, इस दिल में जगह मिल जाएगी। वो मन में ही बोला। दर्श बेटा, गुड मॉर्निंग मॉम। वो उनकी आवाज़ से ख्यालों में बाहर आया और कदम बढ़ाकर उनके पास आने लगा। गुड मॉर्निंग बेटा। नैना ने दर्श के सामने उसकी प्लेट रख दिया और परोसने लगी। जाने किस सोच में वो गुम थी कि चाय देते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया और वो गर्म चाय दर्श के हाथ पर ही गिर गई। आह, वो दर्द से बोला। नैना बेटा आराम से, गर्म चाय गिरा दी इसके ऊपर, माँ सुमन जी ने कहा। आई एम सॉरी। ये कैसे सॉरी? वो एकदम घबरा उठी थी और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए किचन में लाई और ठंडे पानी का नल चला दिया। दर्श जी, मुझे सच में पता नहीं कैसे हो गया मुझसे, आपको जलन तो हो रही होगी ना? वो बहुत कुछ बोल रही थी। दर्श को जलन तो हो रही थी पहले, लेकिन अब जब नैना ने उसकी इतनी फिक्र कर रही थी तो जैसे उसका सारा दर्द खत्म हो गया था। उसका पूरा ध्यान नैना के चेहरे और उसके भाव पर था। ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा ही जला है। वो उसे परेशान होता देख उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए बोला। नैना उसे देखने लगी। उसकी आंखों में गिल्ट था। आई एम फाइन। कितना रेडनेस आ गई है और आप फाइन बोल रहे हैं, नैना ने मुंह बनाकर कहा और उसके चेहरे को देख दर्श हंस पड़ा। शालिनी चाय बना रही थी और रीमा जी वहीं पास खड़ी सब्जियां काट रही थी। सालू बिटिया जी, हम कल क्रिस के चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, परिवार के। राज की बहन का ब्याह है तो तुम्हें भी चलना है। कपड़ा लत्ता जो पहनना हो रख लेना। रीमा जी की बात सुन शालिनी कुछ असमंजस में पड़ गई। 2 दिन बाद ही उसकी परीक्षा थी, ये जानते हुए भी रीमा जी उसे चलने को बोल रही थी। वो क्या बोले, उसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही हो? वो उसे चुप देख कर बोली। नहीं माँ, वो बस एग्ज़ाम भी है तो वही सोच रही थी कि कैसे। उसमें कौन परेशानी है, हम भी बेटी विदा होते ही घर आ जाएंगे। तुम्हारी परीक्षा तो अगले दिन है, तो आराम से दे आना पीयूष के साथ। आप चली जाइए, मेरा जाना क्या ज़रूरी है? वैसे भी मुझे वहाँ कौन पहचानता है, शालिनी ने कहा।
हाँ तो जाओगी कहीं तभी तो कोई जान पहचान हुई, और हम बता रहे हैं कि कोई पढ़ाई लिखाई रहने दो, बहुत पढ़ ली, लेकिन नहीं, अब गृहस्थी ही संभाली ना जा रही। अम्मा गुस्साते हुए बोली और अपनी चाय लेकर चली गई। माँ वो मैं शालिनी, अम्मा की बात से हम सहमत हैं, उनका कहना सही है, तुम्हें भी कभी समझना चाहिए औरों की बात। शालिनी अभी कुछ भी नहीं बोली, उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। शालिनी चाय निकाल चुकी थी जो रुमा जी लेकर बाहर चली गईं। पीयूष पानी पीने किचन में आया, उसने फ्रिज से बॉटल निकाला और उसी से पीने को हुआ कि शालिनी ने टोक दिया, ग्लास ले लो, बॉटल से मत पिया करो, जानते हो ना कि क्रिस को ये सब नहीं पसंद, अभी देखेगा तो गुस्सा करेगा। मेरी प्यारी भाभी श्री, आपके अकड़ू पति देव यहाँ होंगे तब कुछ बोलेंगे ना, वो तो 2 साल के लिए चैन से जी लेने दीजिए। जल्दबाजी में वो भूल ही गई थी कि कृष्ण नहीं है यहाँ। एक तो अभी रीमा जी ने उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं की, अम्मा की तरह वो भी उसे गलत समझ रही थी, और दूसरा क्रिस की कमी, उसका चेहरा एकदम फीका सा हो रखा था। क्या बात है भाई, अभी गए नहीं कि आपका तो चेहरा ही उतर गया, इतना मिस किया जा रहा है उन्हें। पीयूष शरारत से उसे छेड़ते हुए बोला। पीयूष प्लीज़ परेशान मत करो, कुछ चाहिए हो तो बोलो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, वो बेरुखे स्वर में बोली जो कि पीयूष को अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी, वो बस इतना बोलकर वहाँ से निकल गया। शालिनी खाना बनाने के बाद रसोई से बाहर निकली तो देखा सब लैपटॉप पर थे। क्रिस की वीडियो कॉल आई थी। वो कुछ दूर आकर खड़ी हो गई और देखने लगी। वो देखो ये भी आ गई, बात कर ले वरना बोलेगा। बूढ़ी ने पत्नी को एक नज़र दिखाया भी नहीं। अम्मा शालिनी पर नज़र पड़ते ही हंसते हुए बोली, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ मैं, वो झेपते हुए बोला और कॉल एंड कर दिया। शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी उसे देखकर ही। अम्मा भी ना कभी क्या कौन से रूप में आ जाए कोई पता नहीं, शालिनी मन ही मन बोली। अम्मा, माँ, पापा जी आप सब लोग आइए, मैं खाना लगाती हूँ, बन चुका है। वो फ़ोन कट होते ही बोली। सब खाने के लिए बैठ गए। सब खा ही रहे थे कि पीयूष की थाली में शालिनी ने जैसे ही एक और रोटी रखनी चाही, उसने हाथ आगे कर मना कर दिया। आप रहने दीजिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, अगर लेना होगा तो खुद से ले लूँगा। शालिनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और रोटी डब्बे में रख दी। सबके खाने के बाद वो सारा काम करके आई तो देखा 10:30 बज चुके थे। उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसमें क्रिस की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। वो खुश हो गई और जैसे सारी थकान ही गायब हो गई उसकी। उसने झट से क्रिस को कॉल बैक किया, लेकिन इस बार उसका रिसीव नहीं हुआ। अकड़ू, जानबूझकर नहीं किया होगा जो मेरी तरफ से रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि कितना काम होता है। वो बड़बड़ करते हुए अलमारी से अपनी साड़ियाँ निकाल कर एक बैग में डालने लगी। उसने अभी कपड़े रखना शुरू ही किए थे कि फ़ोन की रिंग बजी। क्रिस की ही कॉल थी। हेलो, वो खुश होकर बोली। डाटा ऑन करो, उसने बस इतना कहा और फ़ोन कट कर दिया। शालिनी ने जैसे ही डाटा ऑन किया उसकी वीडियो कॉल आ गई। वो आराम से बिस्तर पर पेट के बल लेट गई और कॉल रिसीव किया। इतनी देर लगती है कॉल रिसीव करने में, मैंने कितनी बार किए थे और अब इतना लेट फुर्सत मिली तुम्हें, वो नाराज़गी भरे अंदाज में बोला। अरे मैं काम कर रही थी और फ़ोन तो रूम में ही था ना, तो पता नहीं चला। खाना खा लिए? हाँ थोड़ी देर पहले ही, अभी तो बस टहलने गया था, अब रूम में आया हूँ। तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ, वो बेख्याली में बोली। क्या कहा? वो चौंकते हुए बोला। नहीं वो कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, तुमने सुना कुछ? उसे हकलाता देख वो मुस्कुराया और धीरे से सर हिलाया। ये काला टीका और भी खूबसूरत बना रहा है मेरी श्याम सलोनी को। क्रिस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। शालिनी असमंजस से उसे देखती हुई बात समझने की कोशिश करने लगी। उसे जैसे कि क्रिस की नज़रों का पता चला, वो झट से बैठ गई। उसका चेहरा हया से लाल गुलाबी हो चुका था। दरअसल शालिनी की गर्दन के थोड़ा नीचे एक काला सा तिल था जो उसके उल्टा लेटे होने की वजह से बाहर झांक रहा था। उसने अब फ़ोन की तरह निगाह भी नहीं डाली। क्रिस हंसने लगा। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बात ही नहीं करनी, वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली और फ़ोन काट दिया। क्रिस ने फ़ोन अभी भी हाथ में लिया था। बहुत ही प्यारी हो यार, सच में, मेरी शर्मीली सी गुड़िया, वो खुद में मुस्कुराते हुए बोला।
शालिनी ने एक तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। उसकी सांसें ऐसे शोर कर रही थी मानो वो सामने ही हो। तेरे प्रेम में वो इस कदर दीवाना हुआ है। गंभीर सा दिखने वाला वो कड़क मिजाज लड़का तेरी मासूमियत और भोलेपन से शरारती बना हुआ है। पीयूष का व्यवहार शालिनी को बहुत अलग सा लग रहा था। कल से ही वो बस काम से ही बात कर रहा था उससे, जो कि उसे बुरा लग रहा था। रेडी हो जाइए, माँ ने कहा है, बाकी के काम रेखा दीदी कर लेंगी, वरना जाने में लेट हो जाएगा। आधे एक घंटे में ही हमें निकलना है। पीयूष अब जाने लगा कि शालिनी बोल उठी। पीयूष रुको, कुछ बात करनी है तुमसे। वो रुक तो गया लेकिन उसकी तरफ पलटा नहीं। पीयूष क्या बात है, नाराज हो क्या किसी बात से, या कोई परेशानी है? इतने बुझे से क्यों हो और मुझसे बात भी सही से नहीं कर रहे हो? शालिनी उसके सामने आती हुई बोली। आपने ही तो कहा था कि हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। एनीवे रेडी हो जाइए आप, इन सब बातों से क्या ही मतलब है, वो बोला और वहाँ से चला गया। शालिनी को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था कल की बात याद करके कि उसकी छोटी सी बात ने पीयूष को इतना हर्ट किया कि हर वक्त उससे मस्ती करने वाला पीयूष एकदम शांत था। दर्श, जिसकी आज छुट्टी थी, वो घर पर ही था। अपने रूम में बैठा वो कुछ सोच रहा था। भैया, नैना यहाँ से अलग रहने की जिद कर रही है और मम्मी भी मान गई। अंजलि उसके पास आकर उदास सा मुंह बनाकर बोली। पागल हो गई है क्या ये लड़की? अभी कल ही मैंने समझाया था और आज ये खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अभी हालत कैसी है खुद की पता है, फिर भी मैडम को अपने मन की ही वो नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था कि अंजलि के हंसने की आवाज़ सुन चुप हो गया और उसे देखने लगा। अंजू की बच्ची, दर्श ने उसकी चोटी पकड़ ली। आजा भैया, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, वरना मैं बता दूंगी मम्मी को कि आप नैना के बारे में क्या सोचते हैं, वो उसे धमकाते हुए बोली। ये सुनते ही दर्श ने उसके बाल छोड़ दिए और उसे आश्चर्य से देखने लगा। क्या क्या बोल रही है? कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ, वो घबराते हुए बोला। मेरे प्यारे भैया, मुझे ना डाउट था जैसे आप नैना को देखते थे, और अब तो अभी की बात से यकीन हो गया कि आपके दिल में उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। वो बड़े ही सेखी से बोली। इतना ध्यान अगर पढ़ाई में लगा देती ना तो टॉप करती, वो उसके सिर पर मारते हुए बोला। तो उसका मुंह बन गया। अब देखो नैना को, अगर वो बोल ही रही थी कि दर्श उसे घूरते हुए बोला, उनसे तो दूर ही रहना, अगर कुछ खुरापात की तूने ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। क्या हुआ है, आप अंजलि को क्यों डांट रहे हैं? नैना शोर सुनकर वहां आते हुए बोली। उसको सामने देख दर्श हड़बड़ा गया। वहीं अंजलि शैतानी मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। नैना जी, आपको पता है भैया आपको? दर्श ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घूरते हुए बोला। कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। नैना हल्का सा मुस्कुराई। आप दोनों बातें करो, मैं आती हूँ, अंजलि दर्श से छूटते हुए बोली और बाहर की तरफ भाग गई। मैं नैना अकेले उसके रूम में कुछ असहज सा महसूस कर रही थी। दर्श ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा। मैं आंटी जी बुला रही थी तो जाती हूँ, कहकर उसने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, दर्श ने उसकी कलाई पकड़ ली। नैना की धड़कनें तीव्र गति से दौड़ने लगी थी। आप मुझसे हर वक्त दूर क्यों भागती हैं? जब से मिली हैं कभी भी एक पल को साथ नहीं बैठती। क्या मैं आपको इस लायक भी नहीं लगता? नहीं दर्श जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो बहुत ही अच्छे भले इंसान हैं, जिसने एक अनजान लड़की की इतनी मदद की बिना किसी स्वार्थ के, वरना आज के ज़माने में कौन किसके लिए सोचता है। जिस पर भरोसा करो वही तोड़ जाता है हमें। उसका चेहरा उदास हो चुका था बोलते बोलते। आपकी बातों से कभी कभी लगता है कि दिल में कुछ ना कुछ दर्द छुपा रखा है आपने, शायद पास्ट से रिलेटेड। दर्श बोला तो नैना की नज़रें उसके चेहरे पर चली गई। वो उसकी आंखों में देखने लगी। वो उसकी कलाई छोड़ते हुए बोला। मिस नैना, पास्ट हो या फिर कोई भी बात हो जो हमें तकलीफ़ दे, जो सोचकर बस दर्द के अलावा और कुछ ना मिले, उन लम्हों को हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी के पल तो हम मुस्कुरा कर बिता सकें। और एक डॉक्टर होने के नाते भी आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप मेंटली जितना अपने आप को खुश रखेंगी, आपकी हेल्थ में उतनी ही जल्दी सुधार होगा। कोशिश करूँगी। थैंक यू। नो नीड टू से थैंक्स, बस आप खुश रहा कीजिए, उसी में मुझे खुशी मिलती है। वो जल्दबाजी में बोल उठी तो नैना उसे देखने लगी।
मेरा मतलब सबको अच्छा लगेगा, वो अपने बाल खुजाकर बोला। वो हल्का सा मुस्कुराई और बाहर निकल गई। दर्श ने अपने दिल पर हाथ रखा जो बहुत ही तेज धड़क रहा था। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। इधर सब तैयार होकर गाड़ी में बैठ रहे थे। पीयूष, ड्राइवर भी साथ लेते जाना, बाहर खड़ा है, दूर का सफ़र है, तुम्हें परेशानी ना होता कि। जी पापा, वो उनके पैर छूकर बोला। शालिनी और रीना जी का सामान उसकी गाड़ी में डाला और वो लोग निकल गए। पीयूष के फ़ोन पर क्रिस की कॉल आ रही थी। उसने उठाया। हाँ भाई, अकेले जा रहे हो या किसी को साथ लिया है? सुधीर भैया हैं, वो ही ड्राइव कर रहे हैं, पीयूष ने कहा। ओके, तब ठीक है। अच्छा सुनो, आराम से जाना सब। माँ और सालू भी होगी ना साथ? जी, वो भी हैं, उसने कहा। कुछ देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। पीयूष, वहाँ आगे तुम्हारे पसंद की चाट मिलती है, वो खाते हैं, आज बड़े दिन हो गए। शालिनी गाड़ी में एकदम शांति देखकर बोली। मेरा मन नहीं है, उसने साफ इनकार कर दिया। रीमा जी, जो उन दोनों के बीच बदलाव को देख रही थी, बोल पड़ी। हुआ क्या है, आज दोनों शैतान साथ होकर भी इतने चुप हैं? सब ठीक है ना? जी माँ, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, पीयूष अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।